आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अनवार सहर सहरी ट्रांसमिशन के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज मेरे साथ साथी मेज़बान हैं अनम सूर्या। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं अनम? अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम देखने वाले नाजरीन को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो जी और आज अनम हमारे साथ जो मेहमान हैं उनमें नेटवर्क एसोसिएट स्टेप स्कूल्स के सुहेल मुसानी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे टीम मेंबर अमजद कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। दूसरे टीम मेंबर कामरान चावला साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हमारा नौजवान न्यूज़ एंकर जो बहुत अच्छी नात भी पढ़ता है, मैं ख़ास तौर पर जब ये खबरें पढ़ के निकल रहा होता है तो इसे बुलाता हूँ कि भाई ताकि एक फ्लेवर ये भी हमारे साथ मौजूद है। ताशिक अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। सुहेल मुसानी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सुहेल मुसानी साहब का हवाला जो है वो एजुकेशन के साथ ऐसे ही जुड़ा है जैसे वो आप कोई काम शुरू करते हैं ना तो उससे ही जुड़ जाते हैं। बिल्कुल, वो एक तवील रफाकत होती है। तकरीबन मेरा ख्याल है मुसानी साहब 25 बरस का एक रबिया सदी का हिस्सा है और ये एक हवाला है आपका एजुकेशन के साथ। आपने एडमिनिस्ट्रेटिव हवालों में भी काम किया है और बहुत सारी जहतों में काम किया है एजुकेशन से। थोड़ी सी हम आपकी जर्नी जानना चाहेंगे। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों को शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। और अपनी जर्नी के बारे में मैं एक स्टार्ट लूँगा 1998 से। माशाल्लाह। 1998 से जब इकरा यूनिवर्सिटी का इनेकाद हुआ, स्टार्ट हुआ, उसकी जो डेवलपमेंट हुई वहाँ से शुरुआत हुई। वेरी जूनियर लेवल पे हमने शुरू किया था मैंने अपना कैरियर और वहीं पे अल्लाह का शुक्र है कि 25 ईयर्स मैंने वहाँ स्पेंड। लेकिन हम उनको आपको बानियान में शुमार कर सकते हैं ना, जो ईंटें रखी जा रही हैं उसमें आप भी मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की हर ईंट मेरे हाथ से अल्लाह अकबर। मतलब आप ही बुनियाद हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एजाज़ हासिल है कि 15 लाख स्क्वायर फुट कंस्ट्रक्शन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने की, माशाल्लाह, जिसमें मेरे ख्याल में 5 से 6 कैंपसेस हैं, मीडिया हाउसेस बनाए, इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए, लाइब्रेरी, लैब्स। इसके अलावा स्कूल सिस्टम में जो IUS स्कूल सिस्टम है उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी बड़ा काम किया। प्रॉपर्टी एक्वायर करना, उसको एडमिनिस्ट्रेटर करना, ये मेरी जिम्मेदारी होती थी, with the support and under the supervision of my mentor, my leader हुनैद हुसैन लखानी साहब। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। आमीन। आज जो कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह उसी उस्ताद की वजह से। और कोई शक नहीं है नम कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम दिया हमारे, एक बुनियादी ज़रूरत थी। यानी जब आप 3-4 करोड़ की आबादी के शहर में हो तो एक यूनिवर्सिटी जो है वो मतलब बिल्कुल ही नाकाफी है, ऊंट के मुंह में जीरा। उसके बाद जो सिस्टम इकरा वालों ने शुरू किया माशाल्लाह से वो सिस्टम इस तरीके से था कि वहाँ एक वक्त में 15,000 स्टूडेंट्स जो है वो तालीम लेते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा एक हॉस्पिटल भी हमने बनाया था, हुसैन लखानी हॉस्पिटल। और उसी वजह से उनके इतने सारे जो काम थे, फलाई काम थे, एजुकेशन का काम था, एक इस यतीम खाना था, उनको माशाल्लाह से 23 मार्च को जो है सितारा इम्तियाज़ दिया गया, जो हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। हमारे उस्ताद को इतना बड़ा अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप किसी को मेंटोर मान रहे हैं, अगर आप किसी को सरपरस्त आला तस्लीम करते हैं, आप उसकी पैरवी करते हैं तो उसको मिलने वाला हर हवाला, हर निशान, हर तमगा जो है वो आपके भी सीने पे लग रहा होता है। सुभान अल्लाह। तो ये मतलब जब ये काम जो सिस्टम आपने शुरू किया उसमें मुश्किलात भी तो आती हैं, आसान नहीं है ये सब करना। और पाकिस्तान में तो खास बिल्कुल भी, यहाँ तो समझ ले कि हर कोई खड़ा है टांग खींचने। तो आपके लिए क्या मुश्किलात आई, आपने उनको कैसे हैंडल किया, कैसे फेस किया? सबसे पहले तो एक ज़रूरत होती है इंसान की अपनी तालीम की। तालीम जो है वो इंसान को निखारती है। कोई शक नहीं। तो इकरा यूनिवर्सिटी में रहते हुए ही मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स तक मैंने तालीम हासिल की और उस दौरान काम के साथ साथ सीखने का अमल शुरू रहा। और दूसरा जो था वो आपकी अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रिलेशन करते हैं लोगों के साथ। बिल्कुल। जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो वो जब रिलेशन अच्छा बन जाता है तो चाहे वो किसी डिपार्टमेंट से आया है या कोई भी मतलब सेक्टर का है, टीम बनाई। जी पहले सबसे पहले तो बिल्कुल देखिए टीम तो बनाने के लिए आपको वो एक्यूमेंट भी इंटरपर्सनल स्किल्स में ही है कि आपके अंदर वो टीम बनाने, टीम बिल्ड करने का, टीम को लीड करने का, टीम को चलाने का अगर आपको एहसास होगा तो आप आगे जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये फ़ख्र है कि मैंने
मोर देन 800 पीपल्स की जो टीम है उसको लीड किया है। माशाल्लाह। लेकिन ये समझते हैं सर आप कि अगर आपकी एक अच्छी टीम बन जाती है तो वो ज्यादा बेहतर नताइज देती है अदर देन सिंगल आप काम करें? बिल्कुल सर, क्योंकि सर आप जब डेलीगेट करते हैं पावर्स को, जब अथॉरिटीज आप डेलीगेट करते हैं, तभी आप इजीली जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं। देखिए आप सिस्टम देंगे तो सिस्टम चलेगा, आप हो नहीं हो, इदारा चल रहा है, आज हमारे बॉस नहीं है, हम भी नहीं होंगे तो हमारे स्कूल्स चल रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि जब भी किसी काम के अंदर आए, किसी में आए, तो इदारा बनाने की कोशिश करें जो कि डेलीगेशन ऑफ पावर्स होता है, अथॉरिटीज होता है, अपने लोगों को एम्पावर करना होता है। और हमारे स्कूल में अभी भी जो स्कूल्स हैं हमारे, उसमें भी यही एम्पावरमेंट ग्राउंड लेवल तक है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे सामने अमजद कुरैशी साहब बड़ी अच्छी बात की सुहेल मुसानी साहब ने कि आप इदारा बनाने की कोशिश करें। तो एक मिसाल हमारे सामने बहुत अहम है आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की, कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जब मैं कहता हूं जदीद आर्ट्स काउंसिल के बानी मोहम्मद अहमद शाह साहब, सितारा इम्तियाज, हिलाल इम्तियाज, तो उन्होंने एक ऐसा इदारा बना दिया है कि जिसको आने वाले वक्त में वो इंशाअल्लाह तरक्की के और मनाजिल तय करेगा। मुसानी साहब, पूरी दुनिया से डेलीगेट्स आ रहे हैं, पूरी दुनिया से ताइफे आ रहे हैं। अब पूरी मतलब ये चेहरा जो है ये हम दिखा रहे हैं, कराची का ये चेहरा है। जी जी। कल्चरल एक्टिविटीज, आपका भी हवाला कुरैशी साहब जुड़ता है एजुकेशन के साथ। तो जो अनम का सवाल था कि मुश्किलात तो हैं, मुश्किलात पेश आती हैं, फिर वो एक गिरफ्त कर लिया अगर आपने काम को, बकौल एक बिजनेस टाइकून के मैं तो पहिए लगा देता था। हर बार पहिए लगाना जरूरी नहीं होते, आपकी जो स्किल्स होती हैं वो भी काम कर रही होती हैं, आपका बहुत अच्छा इखलाक भी काम कर रहा होता है, आपकी टीम भी काम कर रही होती है। आपके भी एजुकेशन के हवाले, एजुकेशन में और कहाँ मुश्किलात हैं? मंसूर भाई देखें, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये मुझसे सवाल किया, और मुसानी साहब के साथ बैठ के मैंने ये जवाब देना, मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ कि बहुत सूरज को चुराग दिखाने के बराबर होगा, क्योंकि मुसानी साहब का तजुर्बा जो बताया है उन्होंने 98 से, और मैं भी इनको काफ़ी पुराना जानता हूँ, बहुत मेहनत कश जिसे कहते हैं ना इंसान है, इन्होंने बहुत नीचे इश्क करने वाले, नीचे से बहुत ऊपर आए ना अल्हम्दुलिल्लाह, और आज जो उनका स्टेटस है, तो वो पहिए तो अपनी जगह हैं, लेकिन पहिए तो लगते हैं, वो तो कंपलसरी है, वो तो कंपलसरी है। अच्छा। लेकिन उसके साथ साथ आपकी अपनी एबिलिटी, आपकी अपनी सलाहियत, आपका अपना, आपके अंदर उमंग क्या है, आपके अंदर करंट कितना है, आपके अंदर तरंग कितनी है, तो वो बहुत जरूरी होती है। पहिए लगा दें और आपके अंदर उमंग नहीं है, तरंग नहीं है और कुछ करने की सलाहियत नहीं है, तो वो सिर्फ पहिए लगा देने से बात नहीं बनती। आपके अंदर अपनी सलाहियत होनी चाहिए, आपके अंदर एक इश्क होना चाहिए काम से। कहाँ हर्डल्स आती हैं मुसानी साहब, आपने महसूस किया होगा जब आप स्कूल सिस्टम की तरफ आते हैं, सरकारी इदारों में कहाँ आपको लगता है कि यार ये काम आसान हो तो और ज्यादा काम बढ़े? देखिए, सबसे पहले तो अभी मैं देख रहा हूँ कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है माशाल्लाह से वो डिजिटलाइजेशन पे जा रहा है, एक अच्छी बात है। रिफॉर्म्स नजर आ रहे हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी मुश्किल हो रही है, वो इसलिए कि अवेयरनेस नहीं है लोगों को, तो वो अवेयरनेस सेशन की ज़रूरत है सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट को माशाल्लाह से। वो उसके अंदर जहां हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, वो आती हैं सबसे स्टार्ट में तो रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि लोगों को तरीक़ेकार पता नहीं है। पहले फाइलें बनती थी, वही फाइलें जाती हैं, फाइलें भूल जाते हैं, रख देते हैं, आगे हो जाती, पीछे हो जाती है। ऐसा ही है डिपार्टमेंट का, आपको पता है हर डिपार्टमेंट में ऐसे ही होता है, लेकिन उसको भी एलिमिनेट करने के लिए जब ये डिजिटलाइजेशन हो रही है तो ये अच्छी बात है। इसके अलावा दूसरा होता है, जब हम स्कूल्स के सारे मामला देख रहे होते हैं तो कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो कि स्कूल वालों को देखना पड़ता है, जिसमें टीचर्स रिटेंशन का इशू होता है। टीचर्स रिटेन नहीं करते। पहले जो हमारे टीचर्स होते थे एक ज़माने में, आज भी मैं याद करता हूँ, मिस शीरी जेतपुर वाला और मिस सलमा मंसूर, जिन्होंने हमें पढ़ाया, तो वो सालों साल उसी स्कूल में पढ़ाते थे। आज बेचारी बच्चियां वो घर से बाहर निकल के काम तो कर रही हैं, मेहनत करती हैं, लेकिन उनका जहन सिर्फ और सिर्फ इस बात पे होता है कि 2-5 हज़ार 10 हज़ार कहीं आगे पीछे मुझे ज्यादा मिल जाए तो मैं शिफ्ट कर लूं। तो उससे कंसिस्टेंसी नहीं आती, ना सीखने में आती है, ना सिखाने में आती है।
अच्छा, ये बहुत बड़ी हर्डल थे मुसानी साहब, ये बहुत बड़ी हर्डल, बड़ा पॉइंट नुक्ता उठाया मुसानी साहब ने कि जो हमारी टीचर, जैसे कहा गया, अभी तक हमें नाम याद हैं मुसानी साहब को भी, शायद मुझे भी और शायद आपको भी हों, लेकिन आजकल की टीचर 2, 4, 5 हज़ार के लिए 3 महीने काम किया, आपके पास से ऑफर आई, आप वहाँ चले गए, उसके बाद 2,000 और बढ़े, किसी और से ऑफर आई, वहाँ चले गए। तो पंचुअलिटी और जो कंटिन्यूटी है ना, वो टूट जाती है, जिससे तालीम का जो सही मायनों में जो फैज़ है ना, वो नहीं पहुँच, बच्चे भी काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो फिर एक न्यू तालीम का फैज़ ही नहीं मिल पाता। असल हमारा मसला ही यही है। मसला ये कि हमारे जो बच्चे हैं ना, उनको कंसिस्टेंसी चाहिए, बिल्कुल हैमरिंग चाहिए, बार बार हैमर करना पड़ता है, बार बार आपको बताना पड़ता है ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो। आजकल के बच्चे ये नहीं आपको फौरन जवाब दे देते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो बच्चे आजकल हैं माशाल्लाह, तो उनको नॉलेज की एक्सेस बहुत है, नॉलेज इतना पढ़ा है, आप एआई पढ़ा हुआ है, सब चीज पढ़ी हुई है, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, वो हर चीज उनको नॉलेज एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो हमें होता था ना कि लाइब्रेरी से बुक लानी है, उधर से लाना, इधर से लाना, अब ये तो हाथ में है ना सर सब कुछ। अब असल मसला है कि उस नॉलेज को इस्तेमाल कैसे करना, उसके लिए सीखने का अमल, लर्निंग उनको कराना जरूरी है। तो वो टीचर्स, जब एक टीचर एक माइंडसेट के साथ उसको पढ़ा रही होती है, चला रही होती है, तो एकदम से शिफ्ट जब होती है, दूसरी टीचर आती है, उसको टाइम लगता है। तो वो टाइम जो है वो उसमें बच्चा जो है वो कभी कभी बच्चे का भी माइंड डाइवर्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि उस टीचर ने तो हमें ये सिखाया था, ये कुछ और बता रही है, फिर वो घर आके वही सारी हो रही है, तो जो है बच्चा ना माँ बाप की सुन सकता है प्रॉपर, और ना ही वो है ना टीचर की सुन सकता है। उसमें एक चीज जो एडिशन होती है, जो हमारे स्कूल सिस्टम में है अल्हम्दुलिल्लाह, वो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टीचिंग मेथडोलॉजी। तो उसमें ये होता है कि अगर हम एक ब्रांच में एक वक्त में किसी सब्जेक्ट पे खड़े हैं, एक चैप्टर पे, तो वो दूसरी ब्रांच में सेम लेवल पे होगा, तो उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं आता। बहुत सारे दूसरे मैंने फ्रेंचाइज सिस्टम देखे स्टेप स्कूल के अलावा, तो उसमें ये नहीं है। तो आप वो कंसीडर करेंगे ये वाली ब्रांच अच्छी है, वो वाली ब्रांच अच्छी नहीं है, ये वाली। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का है, इट्स वेरी अप्रिशिएटेबल कि उन्होंने जो है ना इस तरीके का सिस्टम रखा है कि वो एकेडमिक्स उनके कंट्रोल में है। इसीलिए वो उनका नेटवर्क जो है वो पूरे पाकिस्तान में तेजी से फैल रहा है, बढ़ रहा है। और कराची में आप उस सारे मामलात को देख रहे हैं। जी, कराची में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने 4 ब्रांचेस हैं। इसके अलावा मेरे अपने बहुत सारे सर्कल के दोस्त हैं जिनकी ब्रांचेस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची में 17 के करीब ब्रांचेस हो गई हैं, और नेशनल लेवल पे इट्स गोइंग टू बी 100। तो 100 ब्रांचेस नेशनल लेवल पे है। तो आप यहाँ से अब कराची से बाहर जाएंगे, गंबट में भी एक ब्रांच है, नवाबशाह में भी ब्रांच है, हैदराबाद में मेरी अपनी एक ब्रांच है अल्हम्दुलिल्लाह, लतीफ़ाबाद में, कासमाबाद में एक दोस्त की है। तो ये एक ऐसा एजुकेशन के सर्कल का एक पोर्टल बन गया है कि हम सारे माशाल्लाह से इस, तो ये है कि इंशाल्लाह आगे चल के जो है हमारे एजुकेशन का जो सर्कल है वो मजीद अच्छा होने वाला है। जब बात मंसूर भाई वही इदारे की आती है कि इदारा बन गया ना, बिल्कुल ऐसे ही वो तो इदारा परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल ऐसे। कामरान चावला साहब, जरा सा चूंकि आप भी इस शहर के वासी हैं, जो एक बार बार तकरार की जाती थी बिल्डर माफिया, स्कूल्स माफिया, ये पिछले जो हमने प्रोग्राम किए हैं हमने इसका तोड़ किया, अपनी हिस्सा बकदरे जुस्सा हमने उसमें शामिल किया अपनी दानिश में कि अगर ये आप प्राइवेट स्कूल्स निकाल लेंगे, इस सारे सिस्टम से प्राइवेट स्कूल्स निकाल लें, तो फिर जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी वाली बात है, कुछ बचता नहीं है। फिर आपके सरकारी स्कूल आप समझते हैं इस काबिल है कि कुछ डिलीवर कर सकते हैं? मंजूर भाई शुक्रिया आपका। आपने जो इब्तिदा में जो ये माफिया वाला जिक्र किया है, हमारे यहाँ एक आम फहम हो जाता है कि जी माफिया कह के जान छुड़ा ली जाए। जी जी, मतलब लेकिन हमने ये क्लियर किया, कल भी क्लियर किया, बिल्डर्स को भी क्लियर किया हमने, और ये आज हम एजुकेशन पे बात करके मुसानी साहब की मौजू के हिसाब से एजुकेशन में प्राइवेट स्कूल्स का रोल बहुत अहम है। मैं खुद एक प्राइवेट स्कूल में मैंने पूरी सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करी है, तो मैं जानता हूँ कि प्राइवेट स्कूल अगर नहीं हो तो हमारी जो तालीम की शरह बताई जाती है कि इतना हो गया, वो भी ना रहे। गवर्नमेंट स्कूल में वजह ये होती है कि सिफारिश, जान पहचान से भर्ती किए हुए असातिज़ा, वो असातिज़ा तो हो जाते हैं, लेकिन ये है कि वो इतनी प्रॉपर तवज्जो नहीं देते अपने स्टूडेंट्स पर जो पर्सनल तवज्जो होती है। हालांकि आज से 100 साल पहले यही गवर्नमेंट स्कूल के असातिज़ा होते थे, और उनके ज़ेरे निगरानी जो शागिर्द होते थे वो दुनिया भर में नाम रोशन करते। तो ये क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है कि माशरती जो अदम तवाज़ुन है, पैसे की नफसा नफसी, पैसे के पीछे दौड़ है। तो मैंने खुद मेरी आंखों देखा मुशाहिदा है कि एक जगह से सैलरी उठा रहे हैं, एक जगह हाजिरी लगा रहे हैं, दो जगह से
नहीं, जितना ये सरकारी स्कूलों में लोगों ने बिल्कुल, जितना गवर्नमेंट स्कूल में अगर हम पैसा लगा रहे हैं उससे ज्यादा मजीद तो हमारा प्राइवेट में लग रहा है। हर चीज जो है आपने ना प्राइवेट स्कूल से ही ली। प्राइवेट सेक्टर्स का रोल बहुत अहम होता है। ऐसा ऐसा स्कूल और प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ मैं आपको अर्ज करूं चावला साहब, बल्कि मौसानी साहब इस बात को मेरा ख्याल है तस्दीक करेंगे कि जो प्राइवेट स्कूल की टीचर की तनख्वाह है वो अगर हम उस लेवल को देखें जिस लेवल पे वो पढ़ा रही है या पढ़ा रहा है टीचर, और जो उसकी एजुकेशन है, और उसके मुकाबले में सरकारी स्कूल वाला जो जस्ट मैट्रिक पीटीसी करके, पीटीसी कहते हैं मेरे ख्याल है, जी जी ऐसे सीटी पीटीसी ना, तो वो करके आया है, मैट्रिक किया या इंटर किया हार्डली उसने, और उसकी तनख्वाह जो है वो 50,000, 60,000, 70,000 से स्टार्ट है। तो जो एक दरमियाने दर्जे का प्राइवेट स्कूल है, या आप उसको कह लें कि एक ऐसी आबादी में जहां मिडिल क्लास रह रही है, लोअर मिडिल क्लास रह रही है, तो वो इस सैलरी स्ट्रक्चर भी बहुत कम है प्राइवेट स्कूल वाले का, लेकिन वो उससे ज्यादा मेहनत करता है बच्चे पे। देखिए, अकाउंटेबिलिटी इसमें बहुत ज्यादा मायने रखती है। ठीक हो गया। जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उसमें मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है आपका। सही है। आप जब प्राइवेट स्कूल में आते हैं तो ओनर बैठा होता है, वो देख रहा होता है, या आपका फ्रेंचाइज जिससे आपने ली है वो देख रहे हैं। अगर एकेडमिक्स, तो एकेडमिक्स डाउनफॉल की तरफ नहीं जाती। सही। डैमेज होने के बाद इलाज करना वो ज्यादा महंगा पड़ता है बनिस्बत इसके कि आपको नजर आ रहा होता है डैमेज हो रहा है, तो उसको वहीं पे रेक्टिफाई करना। बिल्कुल। तो अच्छे जो समझदार, जो नॉलेजेबल लोग होते हैं वो ड्यूरिंग द प्रोसेस अपने आप को चेंजेस लाते हैं और उसको अपलिफ्ट करते हैं। इदारे को, मैंने कहा ना आपको, इदारा, टीम जो, और सबसे अहम होता है आपका फीडबैक। ग्राउंड लेवल से जो फीडबैक आता है वो ऊपर तक नहीं पहुंचता। मिडल मैनेजर्स जो होते हैं वो इतने समझदार होते हैं कि ऊपर वालों को सिर्फ खुश कर रहे होते हैं, सर सब बहुत अच्छा चल रहा, बहुत अच्छा चल रहा, बहुत अच्छा चल रहा। हालांकि अच्छा नहीं चल रहा होता। आपके सामने मिसाल, मतलब हम एजुकेशन में कहाँ खड़े हैं ना, कहीं खड़े ही नहीं है, कहीं खड़े ही नहीं है ना। एजुकेशन हम जितनी भी कर ले, लेकिन दूर दूर तक हमारे पास नहीं है एजुकेशन, खास तौर पे सरकारी हवालों की बात हो रही है। और यहाँ से लेकर कराची से कश्मीर, और कश्मीर से शायद कश्मीर तक, बिल्कुल शायद दूसरे सूबों में कुछ बेहतर सूरत हाल होगी, लेकिन हमारे सूबे में बिल्कुल भी नहीं। देखिए, सरकारी स्कूल में टीचर को ये पता है कि मेरी नौकरी जा नहीं सकती, पक्की है, हार्डली ट्रांसफर होगा, वो लाइफ टाइम है। हाँ, जब पक्की है ना, तो उसको ये फिक्र नहीं कि मैंने डिलीवर करना नहीं करना। तो ये सबसे बड़ा फुकदान है। चलें जी, बिल्कुल बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं हम। और पक्की नौकरी एक हम लोगों की भी लगी हुई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और ये पक्की नौकरी है नाज़रीन कराम। इसमें बस सिर्फ दिल साफ करके इस नौकरी पे लग जाएं तो हमें इसमें अपना काम जो है अच्छे तरीके से दिखाना है, बखूबी करना है। ये नौकरी ऐसी है कि ये हमारी लाइफ टाइम तो है, आगे तक चलनी है हमारी, मतलब ये सिर्फ यहाँ जिंदा रहने तक नहीं है। ये नौकरी जो है हमारी आखिरी तक की है, बिल्कुल, और इसे हमें आखिर तक निभाना है। ताहा शेख की तरफ चलते हैं। ये नौजवान हमारा न्यूज़ एंकर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी नातें पढ़ता है, तो कुछ हो जाए कलाम। सुबह मेरा पढ़ने का कुछ और इरादा था, मगर आपकी बात सुनकर मेरे जहन में ख्याल आया कि हमने आंखों से देखा नहीं है। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुना दीजिए। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते
हैं, पढ़ पढ़ के सल्ले अला कह रही है चमन से ये वादे सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। मंसूर भाई शेर सुनिए, अता कीजिए। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़कर हम मदीना न जाएं कहीं, छोड़कर हम मदीना न जाएं कहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं। ऐसा मंजर ज़माने ने देखा नहीं, ऐसा मंजर ज़माने ने देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। वापस आते हैं मुसानी साहब की तरफ और गुफ्तगू। मुसानी साहब, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था। कल हम यहाँ बैठे हुए थे तो हमने कुछ कंस्ट्रक्शन बिजनेस के दोस्त बुलाए हुए थे। उन्होंने बताया कि लगभग 19 एनओसीज चाहिए होती हैं जब आप प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। उससे पहले सरकारी जितनी भी मामलात हैं तो 19 एनओसीज दरकार होती हैं। जब आप स्कूल बनाने जा रहे हैं तो आपको कितनी हर्डल्स हैं, कितनी एनओसीज हैं, कितने लोगों से आपको मिलना है, कितना आपने सफ़र करना है, कुछ थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, जो स्कूल की डेवलपमेंट है वो दो तरीके से होती है। एक तो होता है या तो आप रेंटल प्रेमिसेस लेते हैं, ठीक है, या आप सेल्फ ओन्ड करते हैं। जब आप सेल्फ ओन्ड करेंगे, आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपको वही 19 में से तकरीबन 16 एनओसीज तो लेनी होगी। ठीक हो गया, सिवाय एनओसी फॉर सेल जो कि बिल्डरों को मिलता है कि एनओसी फॉर सेल है फ्लैट का, उसकी जरूरत नहीं है। बाकी नक्शा आपने वैसे ही पास कराना है, वैसे ही आपने मास्टर प्लान से पास कराना है, वैसे ही आपने SBCA से पास कराना है, वैसे ही आपने जाना है। और वो आपको टोटली कमर्शियल आपने पास कराना है, एमिनिटी भी नहीं होगा। अच्छा, हाँ, असल में आपको उसको फीस वगैरह वो सारी चीजें वो कमर्शियल के हिसाब से देनी पड़ जाएगी, तो वो बड़े मसाइल हैं। तो कोशिश यही होती है कि जो नया स्कूल जितने भी स्टार्ट होते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि हम रेंटल प्रेमिसेस पे चले जाएं। तो जब हम रेंटल प्रेमिसेस में जाते हैं वहाँ जो इश्यूज आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जी जी, वो इश्यूज हैं, एक तो जो ओनर्स होते हैं वो उनके सारे जितने भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो रेसिडेंशियल होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी जगह नॉर्मल एक्सरसाइज कमर्शियल नहीं होती हैं वो बिल्डिंग्स, नॉर्मल एक्सरसाइज। तो आपने रेसिडेंशियल बिल्डिंग जब लेनी है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं से डिपार्टमेंट आ जाएगा कि भाई आप कैसे स्कूल चला सकते हैं, तो वहाँ उसको मैनेज करना होता है थोड़ा बहुत। भाई अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया आपने, मैनेज करना होता है। वो मैनेज ओनर्स की जिम्मेदारी होती है, वो करते हैं, क्योंकि जो एक प्रीमिसेस जिसका
रेसिडेंशियल अगर 1 लाख रुपए रेंट है तो वो स्कूल को देते वक्त वो 2 लाख रुपए मांगता है। बिल्कुल सही है। और स्कूल वाले दे देते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि स्कूल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो कहते हैं कि आप फीसेस जो है ना बहुत ज्यादा ना बढ़ाएं, ये ना करें, वो ना करें, वहाँ रिस्ट्रिक्शंस है। जबकि यहाँ पे रेंटल इंक्रीज हर साल आपने करना ही करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ भी करें, आपको स्कूल की टीचर्स 10 to 15% का हिसाब है मेरे ख्याल उसका। जी जी। तो वो जो बर्डन आता है वो देखिए बर्डन जाता ही पेरेंट्स पे है। बिल्कुल मैं आ रहा था उसी उसी तरफ आ रहा था। में भी यही सवाल आया था। बिल्कुल ऑलमोस्ट 70% ऑफ द रेवेन्यूज जो होते हैं स्कूल के वो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं कि आपका रेंट और सैलरीज हो, जिसमें से 30% के करीब रेंटल ले जाता है। तो वो रेंटल जो जैसे ही बढ़ना शुरू हो जाता है तो वो उसका बर्डन लाजमी है नीचे आएगा। तो ये बड़े मामलात हैं। तो आगे फिर जब पेरेंट्स की बात आती है तो वहाँ पे जब आप फीसेस देने की बात आती है, जब पेरेंट्स डिफॉल्ट करना शुरू करते थे तो आपका जो पीछे 30% है उसमें से 15% भी डिफॉल्ट कर गया तो 10-15% में आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना है, आपने सारे मामलात भी चलाने हैं, आपने सब कुछ भी करना है और उसके बाद आपने ये लेबल भी लेना है कि आप माफिया हैं। हाँ। हर चीज परफेक्ट लेके चलनी है। ऐसा नहीं हम एजुकेशन के मामले में हम कमी पेशी नहीं कर सकते, तो उसमें भी जो है पेरेंट्स आ जाते हैं कि भाई आपने जो है इन चीजों में कमी पेशी की, हम तो फुल पे कर रहे हैं। यही चीजें होती हैं। दूसरा जो मैं ये समझता हूँ कि जो स्कूल ओनर्स होते हैं ना वो 2 माइंडसेट के लोग होते हैं। अच्छा। एक होता है फॉर मेकिंग प्रॉफिट और दूसरा होता है फॉर सर्विंग पीपल। दोनों में थोड़ी सी वजाहत चाहूंगा। दोनों में फर्क है। हमारे लीडर, हमारे मेंटोर हुनैस साहब, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, उन्होंने जो हमें सिखाया ना, वी आर हियर टू सर्व नॉट टू रूल। ओके। तो सर्व करने में आपको अपने आप को कम करना पड़ता है। बिल्कुल। मुझे प्रॉफिट चाहे कम मिले कोई मसला नहीं है, एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है। मुझे पैसा कम मिले कोई मसला नहीं, लेकिन उसको डिलीवरी पूरी होनी चाहिए। जिस चीज़ की हमने जबान की है, जिससे कि हमने वादा किया, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने की हमने बात की, हमें वो देना ज़रूरी है सोसाइटी को, क्योंकि हमने सोसाइटी बनानी। जब ये स्टूडेंट बड़ा होके मेरी तरह आज यहाँ पे मैं बैठा हूँ, तो आज मैं अपने स्कूल ईडन एकेडमी को आज तक मैं याद करता हूँ, गार्डन वेस्ट में। तो उनके टीचर्स को मैं आज तक याद करता हूँ, मेरे प्रिंसिपल आज तक मेरे साथ ऑन बोर्ड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। प्रिंसिपल अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऑन बोर्ड है। वो इसीलिए है कि हमने उनका डेडिकेशन देखा ना टूवर्ड्स द एजुकेशन। यहाँ टोटल टीम को जो है डेडिकेशन देनी है, ओनर ऑफ द स्कूल को भी देनी है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं डिलीवर करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा स्टूडेंट ऐसी प्रोडक्ट निकले जो दुनिया देखे। बिल्कुल बिल्कुल सही। फर्क नजर आना चाहिए ना स्टूडेंट में, फर्क अगर नजर आएगा तभी एजुकेशन आगे बढ़ेगी ना। बिल्कुल। कौमी फरीजा, इखलाकी फरीजा, मतलब एक फरीजा समझ के अदा किया जाता रहा है एजुकेशन के मामले को। आज इसमें कहीं फर्क महसूस करते हैं? सर फ़र्क तो मैं जैसे बल्कि हम तमाम स्कूल वालों की आज मुसानी साहब ने बड़ी मुश्किल हल कर दी कि इसमें 2 माइंडसेट होते हैं। एक तो जो पैसा बनाने आता है और एक जो सर्व करने आता है। तो जो सर्व करने वाला आता है वो मेजॉरिटी है, पैसा बनाने वाले हैं लेकिन वो कम है। और सबसे बड़ी बात जो मुसानी साहब ने भी कही कि हमें तो मॉनिटर किया जाता है कि ये फीस कम हो रही है और ये एनओसी ले लो, ये एनओसी ले लो, वो एनओसी ले लो। तो यही मॉनिटरिंग सिस्टम सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं है? बिल्कुल। अगर सरकारी स्कूलों में भी यही मॉनिटरिंग सिस्टम आ जाए, जो हम आपसे आगे चलेंगे तो चावला साहब से पूछेंगे, ये थोड़ा सा भरे बैठे हैं तो ये अब उन्हें भी हम मौका देंगे बोलने का। बिल्कुल। मतलब मॉनिटरिंग हमारी मॉनिटरिंग होती है। हम कहते हैं सो बिस्मिल्लाह करूँ जरूर करें, हम एजुकेशन दे रहे हैं। और मुसानी साहब वाला फलसफा मेरे पास भी है कि हम ऐसा बच्चा पैदा करें, ऐसा बच्चा एक शहरी बनाएं जो हमारी जगह फिल करे। जैसे आज मुसानी साहब अपने प्रिंसिपल को वो कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। माशाल्लाह से हमारे जो आगे के जो बच्चे लेके चले तो एजुकेशन सिस्टम हमारा यहाँ का, हमारे कराची का ही कितना अच्छा हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए। अगर ऐसे स्कूल 100% अगर वो आ जाए लोग जो एक सर्कल जो आप लेके चल रहे हैं, अगर यही सर्कल अगर बाकी के लोग भी लेके चलें तो फिर हमारी एजुकेशन की बात ही क्या होगी। कुरैशी साहब आगे चलेंगे। नहीं, अभी कुरैशी साहब पे रुक जाएं। एक मेरे ज़हन में सवाल आ गया, भरे पड़े वो अभी गुस्सा ठंडा करके। हमारा नेशनल टीवी का प्रोग्राम है, ऐसा नहीं है वो ज्यादा। भाई ये मुझे बताइए कुरैशी साहब कि आपने चूंकि दूसरे सूबों में भी सफ़र किया है, काम किया है, और यही सवाल फिर मैं मुसानी साहब की तरफ भी मोड़ूंगा, क्या दूसरे सूबों में भी आपको यही हवाला मिलता है सरकारी स्कूलों का, यहाँ वहाँ मामलात कुछ बेहतर आपने देखे हैं?
नहीं सर, बहुत बेहतर देखें। अच्छा। कुछ बेहतर नहीं देखें, बहुत बेहतर देखें। ये बदनसीबी हमारे ही सूबे में है कि हम इसको मॉनिटर सिस्टम हमारे पास नहीं है सरकारी स्कूलों के लिए। दूसरे स्कूलों में अगर चले जाएं, पंजाब में चले जाएं, केपीके में चले जाएं, तो वहाँ की तालीम यहाँ से निस्बतन बेहतर है। अच्छा। बहुत अच्छी तो नहीं कहूँगा, लेकिन बेहतर है, तरीके से चल रहे हैं स्कूल ना। लेकिन यहाँ पे तो स्कूलों में जो है भैंसें बंधी हुई हैं, वहाँ पे स्कूलों में बाड़े बने हुए हैं, यहाँ पे वडेरों ने और जागीरदारों ने स्कूलों में कब्जा किया हुआ है। तो वो सिस्टम वहाँ पे है, मगर निस्बतन कम है। मुसानी साहब, आप एग्री करते हैं कुरैशी साहब की इस बात से कि बाकी सूबे में? करता हूं, और मैं जो असल मेरे नज़र में जो है वो सिंगल करिकुलम जो है ना, उसका फुकदान है सिंध में। सही। आप देखिए, कराची बोर्ड अलग है, सिंध शक्कर बोर्ड अलग है, जामशोरो बोर्ड अलग है। ये बोर्ड अलग अलग होना, ये तालीम का आप किस तरीके के अलग अलग तरीके से तालीम तो नहीं देना चाहिए सर। सबको एडजस्ट करना है ना, अपने साथ जितने लोग हैं तो कैसे एडजस्ट होंगे? अलग अलग माइंडसेट के लोग बैठे हुए हैं। बात वही है ना कि अगर आपको अपनी कौम बनानी है, आपको पढ़ी लिखी कौम बनानी है, तो आपको, मैंने यही कहा ना कि आपको सेक्रीफाइस करना, मतलब अगर आप सर्विंग के माइंडसेट से बैठे हैं ना तो कहीं ठीक भी, है, तो आपको अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो जब ऐसी लीडरशिप आती है, जब ऐसे लोग आते हैं जो अपने आप को थोड़ा सा तकलीफ देते हैं, तो फिर काम अच्छा होता है, फिर कौमें बनती हैं। जी बिल्कुल। आ जाएं चावला साहब की तरफ। जी मैं पता ही गुस्सा नहीं था, बस सरकारी स्कूलों की बात हो रही थी। सरकारी स्कूलों की सिर्फ बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि वो जो चेक एंड बैलेंस सिस्टम है वो यहाँ पे मौजूद है। अगर आप मतलब प्राइवेट स्कूल में कोई 19-20 भी चीज हो रही होती है तो वो माले हुकूमत पहुंच जाते हैं और फिर उनको मैनेज करना पड़ता है। तो ये वहां क्यों नहीं पहुंचते हैं सरकारी स्कूलों में जहां जरूरत है? मंसूर भाई, इस चीज को वहां से लेकर आते हैं। हमारा फेडरल बजट जब होता है ना, जब वो सेहत और तालीम तक पहुंचता है ना, तो दम तोड़ देता है। फिर सिर्फ तनख्वाहों के पैसे रह जाते हैं, जो कि हाई डायरेक्टर, बहुत अच्छी बात, एग्जीक्यूटिव, उनकी तनख्वाहों के पैसे डेवलपमेंट में कुछ नहीं रह पाता। तो यहीं पे वो रोना आ रहा है कि मेयार क्यों नहीं बढ़ रहा। मेयार इसलिए नहीं बढ़ रहा कि पैसे तो वहीं दम तोड़ देते हैं, तो डेवलपमेंट में क्या खर्चा आएगा। बिल्कुल सही है। नाज़रीन कराम, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से वापस आ गए हैं और एक नए सेगमेंट के साथ ब्रेक से वापस आए हैं। स्टेप स्कूल्स के हवाले से हमारे पास जब मुसानी साहब की आमद हुई तो ये तोहफतन हमारे लिए, हमारे देखने वालों के लिए कुछ फूल भी चुनकर लाए हैं। अनम, आपके हवाले ये सेगमेंट है। इन जो परिस्तान से हमारे पास ये खूबसूरत से परियां और परिजाद उतरे हैं, तो कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ जो हैं स्टेप स्कूल कैंपस, गुलशन कैंपस के स्टूडेंट्स हैं कुछ हमारे साथ, और माशाल्लाह सभी बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे माशाल्लाह। और इसके साथ हम अपना सेगमेंट स्टार्ट करते हैं, जो कि सबसे पहले किरत पे हैं। जो हमारे साथ किरत का करेंगे वो है हफीज़ हारिस अतर। तो मैं जो है, अस्सलाम वालेकुम बेटा, शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल्क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान। वल्अर्ज़ वज़अहा लिलअनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अक्माम वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान
فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظीम। माशाल्लाह से ये एक ऐसी आयत है माशाल्लाह से कि जिसे वाकई सुनते हैं पढ़ते हैं सब्र महसूस और बिल्कुल हाँ कि वाकई कि हम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाएंगे। और सुहेल मुसानी साहब, अगर हम थोड़ा सा इस आयत पे गौर करें, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। मैं जब रमज़ान में इस आयत को पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, तो मुझे महसूस होता है कि ये सिर्फ नेमतों का ही हवाला नहीं है, इसमें तो रहमतों की भी बरसात जो है वो अल्लाह ताला कर रहा होता है। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी रहमतों को भी झुटला नहीं सकते हम। इस महीने में तो खास तौर पे जो अनवार व तजल्लियात की बरसात है वो लूट लो की सेल है। देखिए, हम सबसे पहली खुशनसीबी हम सब की, हम सब इतने खुशनसीब हैं और सबसे बड़ी खुशनसीबी जो हमारी है इस उम्मत की है कि हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने दिए। बिल्कुल, ये हमारी सबसे बड़ी खुशनसीबी। यहाँ नाजरीन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हम अभी हाजिर होते हैं, कुछ टेक्निकल मामलात हैं, अभी हाजिर होते हैं। नाजरीन, हम फिर से हाजिर हो चुके हैं और इसी के साथ जो हमारा सेगमेंट चल रहा था हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। किरत जो है वो हो चुकी है, इसी के साथ हमारे साथ जो मौजूद है, जो नात पढ़ेंगे मोहम्मद अहमद। जी बेटा। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और मैं स्टेप 3 से हूँ और मैं गुलशन कैंपस। ठीक है, शुरू करें। या मन सल्लैत बिकुल्लिल अंबिया, माइक थोड़ा सा नीचे। या मन फी कल्बिका रहमतुल लिन्नास, या मन अल्लफ्त क़ुलूबन बिल इस्लाम, या हबीबी या शफी या रसूल अल्लाह बिउम्मी व बी फ़दैतुका सय्यदी सलातन व सलाम अलैका या नबी हबीबी या मुहम्मद अतैत बिस्सलाम वल हुदा मुहम्मद हबीबी या मुहम्मद या रहमतुल लिल आलमीन या मुहम्मद या मन हलैत हयातन बिल ईमान, या मन बिजमाइका अल्लमतल सान, या मन नव्वरत क़लूबन बिल कुरान, या हबीबी या शफी या रसूल अल्लाह बिउम्मी व बी फ़दैतुका सय्यदी सलातन व सलाम अलैका या नबी हबीबी या मुहम्मद अतैत बिस्सलाम वल हुदा मुहम्मद हबीबी या
रहमतुल लिल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन हबीबी या मोहम्मद अतैत बिस्सलाम वल हुदा हबीबी या मोहम्मद या रहमतुल लिल आलमीन या मोहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह प्यारे आप पे उतनी ही प्यारी इनकी आवाज़ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुहेल मुसानी साहब, ये जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ होती हैं कितनी अहम और कितनी ज़रूरी होती हैं, ख़ास तौर पे आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में इन बच्चों के लिए? सर देखिए, हमारा इस वक्त जो बच्चा है वो ज़्यादातर जो है स्क्रीन टाइम ले रहा है, मोबाइल में जी टैब्स यूज़ करना, तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ उसकी ज़ीरो होती जा रही है। तो ये स्कूल की अब जिम्मेदारी पहले भी थी, अब ज़्यादा हो गई है। तो हमारे यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह हर स्कूल के अंदर हम इनको टाइकोंडो, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में क्रिकेट हो गया, मैचेस हो गए, स्पोर्ट्स डे अभी हमने मनाया है माशाल्लाह से। उसमें सब बच्चों ने माशाल्लाह, इन्हीं बच्चों ने अवार्ड्स भी लिए हैं और माशाल्लाह से उसमें तमाम एक्टिविटीज़ कराई हैं, जिसमें आप वो सारे रनिंग में है, जो कि मस्ट भी हैं बच्चों के लिए, ज़रूरी है बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब और ये एक्टिविटीज़ जो हैं ये इसलिए भी ज़रूरी होती हैं कि वो जो आपने बताया ना, आज स्क्रीन के सामने है बच्चा, अगर ये स्क्रीन के सामने से हटेगा तो इसकी जो फिज़िकल मामलात हैं, यानी मैं नहीं समझ रहा कि जो कल का बच्चा था वो ज़्यादा टफ था जो ग्राउंड में खेलता था, तो इसलिए ये ज़रूरी है ग्राउंड एक्टिविटीज़। सर देखिए, मेंटल हेल्थ के लिए फिज़िकल हेल्थ भी ज़रूरी है ना जी। अब वो मेंटली अगर वो एंगेज हुआ है स्क्रीन के अंदर ही, तो वो फिज़िकली डाउन होता जा रहा है, बिल्कुल। फिर वो सुस्त होता जा रहा है, सोने की उसको लगी है, हर जगह वो सो जाता है, खाना खा रहा है तो मोबाइल लेके बैठ रहा है, तो वो उसको टाइम नहीं मिल रहा कि फ़िज़िकली वो अपने आप को सेट कर सकें। तो स्कूल्स के अंदर जब ये फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं तो ये अपनी सारी एनर्जी बहुत ज़रूरी है। मुझे एक कार्टून मेरे जहन में आ गया, वो मैं देख रहा था, तो उसमें वो बच्चा जो है वो बाथ लेने जा रहा है वॉशरूम में, तो वो हाथ में उसके मोबाइल है, तो बाप उससे कह रहा है कि भाई तुम वॉशरूम में भी लेके जा रहे हो, तो वो कहता है जब तक बाल्टी भरेगी तब तक क्या करूँगा। सही बात है। बिल्कुल, बच्चे इतना आदी हो चुके हैं। आप बताइए अनम कि हमारे पास इसी के साथ हम जो है आगे बढ़ेंगे, अपने रेप्यूटेशन ऑफ कुरान की जो है वो करेंगे मोहम्मद आरिफ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ शाकिर है और मैं क्लास 2 में पढ़ता हूँ। मेरे ब्रांच का नाम गुलशन कैंपस है। आज मैं आपको रिविलेशन ऑफ द कुरान सुनाने वाला हूँ। मेरा मौजू नज़ूल कुरान पर है। कुरान मुसलमानों की आखिरी मुक़द्दस किताब है जो अरबी ज़बान में है। अल्लाह ताला ने कुरान मुसलमानों की हिदायत के लिए भेजा, जो हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़रिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए नाजिल हुई। कुरान पाक रमज़ानुल मुबारक की 23वीं शब को शुरू हुआ, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इबादत कर रहे थे। उस वक्त उनकी उम्र 40 साल थी। कुरान पाक 23 साल में रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब को मुकम्मल हुआ। कुरान पाक में 86 मदनी सूरतें हैं और 26 मक्की सूरतें हैं। सबसे पहली सूरत सूरह अल अलक की 5 आयत नाजिल हुई। कुरान पाक की हिफाजत का वादा अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, जो ता क़यामत तक कोई तब्दीली ना आएगी। जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से उन्होंने पेश किया। चलिए जी, इसी के साथ जो है डू एंड डोज ऑफ रमज़ान, ठीक है, इसके साथ करेंगी इंशाल बिनते उसामा और इसी के साथ हादिया आतिफ। तशरीफ लाएं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। I am Ishal bint Osama.
And I am Hadi Atif. And we are from Step School Gulshan Iqbal campus. That's good. Today we are here to tell you about some do's of the holy month of Ramadan. And I am going to tell you about the don'ts of holy month of Ramadan. Let's begin with do's. So the do's of the holy month of Ramadan are: observe fasting, fast from dawn to sunset, avoid food, drink and any invigilators, give charity, sadaqah and zakat, help the needy, donate to charitable causes and fulfill your zakat obligations. Perform prayers, pray 5 daily prayers on time and engage in extra prayers like Taraweeh and Tahajjud. Control speech and actions. Avoid gossip, lying, arguing and anything that leads to sin. Seek Laylatul Qadr. Dedicate the last 10 nights, especially the odd ones, as they may contain Laylatul Qadr. Moving forward to the don'ts of Ramadan. Don't overeat at iftar. Eat in moderation to avoid sluggishness in worship. Don't forget the spiritual purpose. Remember that Ramadan is for purification, self-movement and drawing closer to Allah. Don't ignore the needy. Look out for those who are struggling and help in any way you can. Don't engage in fights or arguments. Stay calm and resolve conflicts peacefully. Thank you. Thank you. बहुत अच्छे। इसी के साथ अब जो है हम जिन्हें बुलाएंगे सप्लीकेशन ऑफ सहूर एंड इफ्तार, मोहम्मद आहिद शाकिर। अच्छा जी, माशाल्लाह, उनको आगे बुलाओ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और ये जो बच्चे, ये जो, अच्छा एक चीज़ और हम यहाँ क्लियर करेंगे कि पहली बार जब भी आप स्क्रीन के सामने आते हैं, टेलीविज़न पे आते हैं, तो बहुत सारे फंबल्स आप कर रहे होते हैं, लेकिन यही लोग आने वाले वक्त में एक बहुत अच्छे मुकर्रिर बन के सामने आएंगे, बहुत अच्छा बोलने वाले बन के सामने आएंगे। तो इब्तिदा है इंशाल्लाह। और ये हमारे नन्हे से जो हैं, आप कौन आए गए हमारे पास? हमारे पास मोहम्मद आहिद शाकिर। अच्छा जी, माशाल्लाह। चलें जी, गुड, शुरू करें। मेरा नाम मोहम्मद आहिद शाकिर है, मैं FS3 से हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा सहरी की दुआ और इफ्तारी की दुआ। सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको सहरी की दुआ। वाबिस्सौमे गदिन नवैतु मिन शहरे रमज़ान। अब मैं आपको बताऊँगा इफ्तारी की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़ि अफ़्तरतु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, जिस वक्त ये अफ्तारी की दुआ पढ़ रहे थे, मेरे सामने जो है ना लवाजमात भी जो है वो मुझे कंसीव हो रहे थे। अच्छा, इसी के साथ हमारे जो आखिरी जो हैं मेहमान रोजे की अहमियत जो हमें बताएंगी वो है शाज़मीन अहमद। माशाल्लाह। शुरू करें। Assalamu alaikum. My name is Shazmeen Ahmed and I am from Step 6. I am from Step School Gulshan Iqbal campus. आज मैं आपको बताऊंगी रोज़े की अहमियत। रोज़े न सिर्फ रूहानी बल्कि जिस्मानी सेहत पर भी बेशुमार मस्बत असरात मुरतब करता है। कुरान और हदीस की रोशनी में रोज़े के फ़वाइद दर्जा झेल हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। यह आयत रोज़े के रूहानी और जिस्मानी सेहत पर मुफीद होती है, क्योंकि परहेज़गारी सिर्फ रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी सेहत पर भी असरअंदाज होती है। नबी अकरम ने फरमाया, रोज़े रखो सेहतमंद हो जाओगे। ये हदीस वाज़े करती है कि रोज़े इंसानी जिस्म के लिए फ़ायदेमंद हैं और सेहत की बेहतरी का ज़रिया हैं। रोज़े रखने से मैदा और हाज़मे के अज़ा को आराम मिलता है, जिससे मैदे की तेज़ाबियत कम होती है और बदहज़मी जैसे मसाइल दूर हो जाते हैं। रोज़े जिस्म के अंदरूनी फासिद मदों को ख़त्म करने में मदद देता है। जब इंसान कई घंटों तक कुछ ना खाए तो जिस्म में गैर ज़रूरी चर्बी और जहरीले मदों को जला कर तवानीन हासिल करता है। रोज़े के दौरान जिस्म में ज़ख़ीरा शुदा चर्बी को जलाते हैं, जिससे वज़न में कमी आती है और मोटापे से निजात मिलती है।
रोज़ा रखने से हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। रोज़ा इंसुलिन की हसासियत को बेहतर बनाता है और खून में शक्कर को सतह को मुतवाज़न रखने में मदद देता है। रोज़े के दौरान स्ट्रेस और डिप्रेशन में कमी आती है। रोज़े जिस्म की सफाई और बीमारियों से बचाव है। नबी अकरम ने फरमाया, रोज़े गुनाहों और बीमारियों की खिलाफ ढाल है। ये हदीस न सिर्फ रूहानी बल्कि जिस्मानी फ़वाइद पर भी दलाल करती है। कुरान और हदीस की रोशनी में रोज़े रूहानी और जिस्मानी तौर पर इंसान के लिए बेशुमार फ़ायदे रखते हैं। ये जिस्म को बीमारियों से महफूज रखने के साथ साथ दिल और दिमाग को भी सुकून बख्शता है। जदीद साइंस भी इस बात की तस्दीक करती है कि रोज़े सेहत के लिए नहायत ही फ़ायदेमंद हैं। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। रोज़े में ही हमारे लिए ही फ़ायदेमंद है। हम कहते हैं ना कि रोज़ा रखा है, लेकिन ये रोज़ा हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है ये कहते हैं ना कि लोग नहीं समझते। वो इन बच्चों ने आज जो है वाज़ेह कर दिया। जदीद साइंस की जो बात बच्चे करके गए हैं बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जो एक इस सब कॉन्टिनेंट का हवाला है सुहेल मुसानी साहब, तो हमारे यहाँ अल्लाह ताला ने रोज़े फ़र्ज़ किए थे, उसके बाद पकोड़े हम लोगों ने खुद फ़र्ज़ कर लिए। तो वो इतनी तली हुई चीज़ें होती हैं कि वो जो अभी बच्चे ये बता के गए हैं कि क्या क्या फ़ायदे होंगे, तो वो हम लोग इतना ज़्यादा अफ्तार में खा लेते हैं, ऐसा लगता है कि बस इसके बाद फिर हाँ, तो वो कितना फायदा। आपने पहला रोज़ा कब रखा है, कुछ आपकी मेमोरी में कुछ याद है? 7 साल की उम्र। माशाल्लाह। और वो बाकायदा कोई बड़ी गैदरिंग हुई कुछ? बस एक हमारी खाला हैं, उन्होंने जो है वो इंतजामात किए माशाल्लाह, और एक स्टूडियो में ले जाके वहाँ फोटोग्राफी तस्वीर भी खींची थी। तो एक सूट भी उन्होंने माशाल्लाह से वो करीमाबाद पे मीना बाजार से लेके मुझे दिया। मुझे आज तक याद है वो जो है फिर घर में एक दावत जो होती है, सारे क्लोज रिलेटिव्स थे वो आए माशाल्लाह से। हाँ, ये है कि अब मैं तैयारी ये करूँगा कि आने वाले 3-4 साल के बाद मेरे नवासे माशाल्लाह 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 3-4 साल का माशाल्लाह। तो कुरैशी साहब कुछ याद है पहला रोज़ा आपने रखा था कब, या नहीं सर, अभी रोज़ा खुशाई नहीं हुई? रोज़ा खुशाई नहीं हुई है। तकरीबन यही हमारे फैमिलीज़ में, चाहे मुसानी साहब हो, आप हो, हम हो, तो यही उम्र बच्चे पेरेंट्स कोशिश करते हैं 7 साल के 8 साल में पैदा रोज़ा रखवा दिया जाए, बच्चों को एक मोटिवेशन के लिए। आपकी कब हुई थी? 5 साल में। 5 साल में आप लोग। अच्छा, एक चीज़ और भी है यहाँ, ये इस बात की जो है वो तस्लीम करते चलना चाहिए कि जो हमारी मेमन कम्युनिटी है ख़ास तौर पे, मुसानी साहब आपका भी ताल्लुक़ उनसे है, हमारी साथी होस्ट का भी है, तो ये दीन की तरफ भी बहुत राग़िब हैं। कारोबारी हवाले से तो इनका कोई सानी है ही नहीं, लेकिन दीन के मामलात में भी हमने देखा है कि बहुत आगे बढ़ चढ़ कर। तो 5 साल की उम्र जो है वो छोटी होती है, लेकिन आपको एक्सरसाइज शुरू करा दी गई थी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, असल में जो मेमन कम्युनिटी है ना, उसका मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूंगा कि हमें खुशी होगी। उसके अंदर जो वालिद होते हैं, अब्बू होते हैं, वो बच्चे को साथ लेके चल रहे हैं माशाल्लाह। ई नारो ई कुराए, ई नारो ई कुराए, ई नारो ई सही है, ई गलत है, तो वो उसकी मेंटोरिंग जो है वो शुरू हो चुकी होती है। और जब उसकी 2 महीनों की छुट्टी अगर उसकी है तो वो खेलने कूदने नहीं है, हलो दुकान में वो दुकान कमाई नो सीखो। तो ऐसे ही वो जो माँ होती है, मेमन मदर होती हैं, वो स्टार्टिंग से ही वो बेटियों को जो है वो चूल्हे के अंदर, किचन के अंदर गुरो पकाए ने, आज गुरो पकाए ने, पापा के गुरो पसंद आए, मम्मा के गुरो पसंद आए, तो सबकी पसंद का ख्याल करते हैं वो बेटियां जो है वो कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। आज मेरी बेटी भी माशाल्लाह से जो मुझे पूछती है कि पापा कल आप इफ्तारी करेंगे तो मुझे बताएं कि आप खाना और ये है कि फिर हाँ, बेटियों में माशाल्लाह ये चीज़ हो जाती है कि ना आ जाऊँ पकाए नहीं सर, आऊँ बदे के पकाए नहीं खा रहा ही नहीं। अच्छा मंसूर भाई, क्योंकि वक्त की कमी है और कमाई पे याद आया कि हमने भी इस पूरे रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोशिश की है कि नेकी कमाने की। जी, कामरान चावला साहब, अमजद कुरैशी साहब और हमारे दोस्त हमारे साथ इमरान शेख भाई सब लगे रहे माशाल्लाह। इसमें हमने ऐसा कुछ किया कि हमने, जैसा कि आपने एक वो दिया था, हमें एक पॉइंट टास्क दिया था कि जी हमने राशन
इकट्ठा करना है, कुछ ऐसे लोगों को जो हाथ नहीं फैला सकते या सफ़ेद पोश लोग हैं उन तक पहुँचाना है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँचा चुके, और कुछ रह गया तो वो भी पहुँच जाएगा बस। तो मैं चाहूँगा इसके साथ साथ हमारे साथ जो लोग इस कारवां में शामिल हुए, जैसे काइजन पेंट है या कोरियन पेंट है या तैमूर मेमोरियल है या यमलैंड वाले हैं, टेस्टी वाले हैं या चेरी प्लस वाले हैं, फिर स्पेशली आज हमारे साथ ये मुसानी साहब हैं स्टेप स्कूल के वाले, इन सब का शुक्रिया कि अब रमज़ान जाने वाला है, आखिरी दिन चल रहे हैं, आखिरी अशरा चल रहा है, तो इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ ताउन किया और हमारे साथ खड़े रहे। और वही जो मैं बात कर रहा था बीच में कि ये गो लूट लो वाली सेल है ना, जब बड़े बड़े मॉल्स में आप एकदम रश करते हैं, दरवाजे शीशे सब तोड़ देते हैं जब आप लूट सेल में जा रहे होते हैं, तो ये एक ऐसा महीना अल्लाह ताला ने आपको दे दिया है। उस नौजवान हमारे उस बच्चे का बहुत शुक्रिया कि जिसने हमें रिकॉल कराई ये बात कि और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो बहुत शुक्रिया सुहेल मुसानी साहब आपका, बहुत शुक्रिया अमजद कुरैशी साहब आपका, अनम आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें ज्वाइन किया और आज आप इस ट्रांसमिशन का हमारे साथ हिस्सा बनी। उन तमाम बच्चों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज पहली मर्तबा आपके सामने परफॉर्म किया। यकीनन आने वाले कल में यही जो है बिल्कुल ये लिटिल स्टार होंगे। नाज़रीन कराम, सहरी का वक्त इख्तिताम पजीर हो रहा है, हम भी अपने आखिरी घूंट की तरफ जाएंगे और आप भी सहरी को मुकम्मल कीजिए। कल इंशाअल्लाह फिर इसी वक्त मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।